हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दैत्यराज नर्क का राजा है और वो भी विक्रांत की तरह ही अलग अलग शक्तियों को पाने की फिराक में लगा रहता है, जिससे कि वो शैतानी दुनिया का बादशाह बन पाए। और पहले उसे विक्रांत के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से बता देना तब से वो विक्रांत को अपने रास्ते से हटाकर उसकी सारी शक्तियां भी पाना चाहता है। विक्रांत को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और विक्रांत खुद को हमेशा ही उसे ऊंचा मानता है। इसलिए अभी भी विक्रांत को लगा था कि वो उसे आसानी से हरा देगा, जैसे कि उसने प्रेत और चुड़ैलों को हरा दिया। लेकिन आज पहली बार ही जिंदगी में उसका दैत्यराज से सामना हो रहा है। इसलिए विक्रांत ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो उसे पर भारी पड़ेगा। उसे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था और उसने दैत्यराज को भी हल्के में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? मेरी मर्जी के बिना कोई भी यहां इस जगह पर मेरे इलाके में दूर दूर तक कम नहीं रख सकता। और तुम जो कोई भी हो, दैत्यराज हैं जो विक्रांत के रास्ते से नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। विक्रांत फिर से उसी तरह गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला। पछताओगे तो तुम विक्रांत, वो भी बहुत बड़ा पछताओगे, क्योंकि जो सपना तुम देख रहे हो दैत्यराज के रहते, तुम्हारा तो वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि शैतानी दुनिया पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, सिर्फ मेरी, और तुम्हारा अलग काला साम्राज्य में कभी बसने नहीं दूंगा। इतना बोलते हुए वो भयानक दिखने वाला आदमी विक्रांत की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन उसकी आंखों से समझ आ रहा है कि वो विक्रांत का मजाक उड़ाते हुए उसे पर हंस रहा है, जिस पर विक्रांत को बहुत ही तेज गुस्सा आए और वो एकदम ही उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन तभी विक्रांत को अपने सीने पर आकर लगता हुआ एक बार महसूस हुआ और एकदम ही झटके से विक्रांत अपनी जगह से काफी कदम पीछे हो गया। नहीं नहीं, मुझे हो सकता, तुमने मुझ पर वार, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। विक्रांत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्योंकि उसे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा ताकि उसके सामने खड़े उस दैत्यराज ने उसे पर हमला किया, जिसकी वजह से विक्रांत अपनी जगह से इतना दूर चला गया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार डर लगा, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों पर उसने हमला किया है, एक वार से ही वो उन्हें आसानी से खत्म कर देता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों की उम्र और शक्तियां भी उसे मिल जाती थी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जितने भी लोगों को उसने मारा है, उन सब की कुछ ना कुछ शक्तियां और गुण सब उसके अंदर आ गए हैं। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका वार खाली गया, यहां तक उसे वार करने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले ही किसी ने उसे पर पलट वार कर दिया। ये बात सोचकर ही विक्रांत को गुस्सा आया और उसने उसी तरह उसे भी लाल आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। लेकिन वो दैत्यराज उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, इस तरह से जैसे कि उसके आगे विक्रांत कुछ भी मायने ना रखता हो। वो फिर से वसुंधरा की तरफ आगे बढ़ा, जो कि उस जगह के एक कोने में एकदम दुबकी हुई सी खड़ी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ और उसके सामने ये सब हो क्या रहा है। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे पर हमला करने से पहले उसने वसुंधरा और दैत्यराज के बीच एक कवच सुरक्षा गिरा जैसा बनाया, जैसे कि कोई भी पार नहीं कर पाएगा। दैत्यराज को सामने बनता हुआ वो कवच नजर आया, लेकिन उसे लगा कि वो आसानी से इस कवच को पार कर जाएगा, इसलिए उसने विक्रांत को नहीं रोका। और जब वो रक्षा कवच के एकदम नजदीक पहुंचा और उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, तो उसे अपने पैर में एक तेज झटका लगा और वो तुरंत ही वहां से पीछे हो गया। उसे इस तरह से पीछे होते देख विक्रांत के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कुराहट आ गई। दैत्यराज वो सब समझने की कोशिश करने लगा और विक्रांत ने इस बात का फायदा उठाते हुए पीछे से उसे पर हमला किया, और वो हमला सीधा उसके सिर और कंधे के बीच गर्दन पर किया, जो कि किसी भी काली शक्ति का सबसे कमजोर हिस्सा होते हैं। और विक्रांत को ये बात सबसे अच्छी तरह से पता थी, इसलिए उसने सीधा वहां पर हमला किया और उसे हमले से उसकी गर्दन पर एक गहरा जख्म हो गया और वो वहां जमीन पर गिर गया। इसी बात का फायदा उठाते हुए विक्रांत तुरंत ही आगे आया और उसने अपना पर उसे दैत्यराज के सीने पर रखकर उसे कसकर जमीन पर दबाते हुए कहा, यहां आने से पहले सोचा था तुमने कि कुछ देर के बाद तुम विक्रांत के कदमों में होगे। इतना बोलते हुए विक्रांत ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है, वो भी इस बात को लेकर कि वो जो कोई भी है, आखिर उसने विक्रांत के सामने खड़े होने और उसे ललकारने की हिम्मत कैसे की। अपने सामने चल रहे उन सब ड्रामा को देखकर वसुंधरा अपने आप से ही बात करते हुई बोली, क्या चल रहा है ये सब, कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं कब निकल पाऊंगी यहां से।
इस बीच उसने वहां से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसे घर से बाहर नहीं निकल पाई, जो कि विक्रांत ने उसके और दैत्यराज के बीच बनाया था, जिसका मकसद दैत्यराज को रोकना और वसुंधरा की सुरक्षा भी था। इसलिए वसुंधरा थाक कर वहीं वापस कोने में ही चली गई। दैत्यराज के सीने पर अपना पैर रखते हुए विक्रांत ने उसे और कस कर दबाया। दैत्यराज विक्रांत का पर अपने सीने पर से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी कोई भी ताकत कम नहीं कर रही है और विक्रांत उसे पर हां भी होता जा रहा है। तो फिर दैत्यराज के पास और कोई चारा नहीं बचा। उसने अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखा और अपनी आंख बंद की। फिर वो एक पल में ही वहां से गायब हो गया, ऐसे जैसे कि हवा में मिल गया हो या फिर वहां पर कोई कभी था ही नहीं। दैत्यराज के वहां से गायब होते ही विक्रांत का पैर भी एक झटके में ही जमीन पर आ लगा, क्योंकि विक्रांत थोड़ा सा लड़खड़ा गया और फिर उसने देखा तो वो वहां से गायब हो चुका था। और इस बात पर विक्रांत ने और गुस्से ने कहा, भाग गया डरपोक कहीं का। इतना बोलते हुए विक्रांत ने वहां पर चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर कोने में एकदम डरी सहमी हुई सी खड़ी वसुंधरा की तरफ पड़ी। वसुंधरा को इस तरह से देखकर विक्रांत उसकी तरफ ही बढ़ा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो बीच में ही रुक गया और वहां से मुड़कर सीधा उस जगह से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ राजकुमार समर को ढूंढने के लिए चंद्रिका और वीरेश उसे गुफा की तरफ वापस आए। चंद्रिका सच में राजकुमार के लिए परेशान है, लेकिन वीरेश इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि इन सब में उनका समय बर्बाद हो रहा है। उसे लगा था कि एक दिन में वो लोग वसुंधरा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी समर, जो कि उनके साथ वसुंधरा को ढूंढने निकला था, वो खुद ही खो गया है और उसे ढूंढने में अब उनका सारा समय और ऊर्जा जा रही है। इसलिए वीरेश बहुत ही ज्यादा नाराजगी से बोला, हम राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकले हैं या फिर राजकुमार को? वीरेश का ये सवाल सुनकर चंद्रिका अपनी जगह पर ही रुक गई और उसने पलटकर वीरेश की तरफ देखा। चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे कि उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जो कुछ भी उसने सुना है वो इसलिए उसने हैरानी से वीरेश की तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम वसुंधरा को ही ढूंढने के लिए निकले हैं। ये भी कोई बोलने की बात है? और राजकुमार तो बस परिस्थितियों में। हाँ हाँ ठीक है, पता है, मुझे भी पता है। चलो जल्दी से हमारे साथ आओ, हमें फिर से गुफा के अंदर जाना होगा और तुम इस बार मेरे साथ ही रहना। मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ हो और मेरा समय बर्बाद हो। वीरेश ने बहुत ही ज्यादा बेरुखी से कहा और फिर वो चंद्रिका के साथ वहां उसे गुफा के अंदर आया। गुफा के अंदर आते ही वीरेश ने अपने हाथ को आगे की तरफ किया और फिर उसके हाथ से वहीं सुनहरी रोशनी निकली, जिससे कि उसे अंधेरी काली गुफा में भी कुछ रोशनी हो गई। लेकिन उसे रोशनी में उन्हें ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद्रिका ने तेज आवाज में उसका नाम लेते हुए कहा, राजकुमार, राजकुमार समर, कहाँ हैं आप? क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? उसके इस तरह से तेज आवाज में चिल्लाने पर वीरेश ने तुरंत ही उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसी क्यों चिल्ला रही हो? यहां पर नहीं है, और अगर तुमने ज्यादा तेज चलाया तो फिर यहां पर खतरा हो सकता है, क्योंकि सबको हमारे यहां होने के बारे में पता चल जाएगा। और इसके अलावा इसके आगे वीरेश कुछ भी बोल पाता, तभी उसे एक चट्टान दरकने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया था कि आवाज की वजह से उसे गुफा का भीतरी हिस्सा जरूर कमजोर होकर इधर उधर गिरने वाला है, लेकिन वो खुद वहां पर फैसला नहीं चाहता था। इसलिए वो तुरंत ही चंद्रिका की तरफ आता हुआ उसे चेतावनी देते हुए बोला, देख लो मेरी बात ना माने का नतीजा। अब अगर कुछ हो जाए तो मुझे दोष मत देना। इतना बोलते हुए उसने अपने हाथ खड़े कर लिए तो चंद्रिका ने ऊपर से नीचे तक उसे एक नजर देखा और गुस्से में बोली, क्या देखूं मैं? तुम दोनों की ये लड़ाई, मुझे इसमें जरा सीधे दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस राजकुमार समर को ढूंढना है और मुझे लगता है वो यहां पर ही कहीं है। इतना बोलते हुए बिना किसी डर खौफ के चंद्रिका उसे गुफा में और भी ज्यादा अंदर की तरफ बढ़ी और तभी उसे अपने पैर में कुछ लड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो वहां पर समर मुंह के बल एकदम बेहोश पड़ा था। उसके सर से खून निकल रहा था। चंद्रिका नीचे जमीन तारीख ही बैठ गई और राजकुमार समर को हिलाकर होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समर अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ। तो फिर वीरेश ने आगे जाकर उसे गोद में उठाया और शक्तियों के बल पर उसने समर को बहुत ही आसानी से उठा लिया, जबकि वो दोनों लगभग हम उम्र ही लग रहे हैं और दिखने में कद काठी भी लगभग एक जैसी ही है। यहां तक कि दोनों का वजन भी लगभग बराबर ही होगा। वीरेश राजकुमार समर को इस तरह से उठाकर वहां गुफा से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी चट्टानों के चिटकने की तेज आवाज की वजह से वो यहां पर ही रुक गया। लेकिन चंद्रिका का पूरा ध्यान राजकुमार समर में लगा हुआ था, इसलिए वो आवाज से वह नहीं सुन पाई और वीरेश की तरफ आते हुए बोली, क्या हुआ है? राजकुमार को उनके सर से इतना खून निकल रहा है, तुम कुछ करते नहीं और मुझे बताओ, राजकुमार यहां पर बेहोश कैसे हो गए? क्या है उनके साथ? किसी ने कुछ?
ये बात चंद्रिका ने फिर से इस तरह से तेज आवाज में बोली और वीरेश उसकी इस बात का कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा ऊपर से टूटकर उन दोनों के एकदम सामने आकर गिरा। और अगर अबघा कुछ देर पहले थोड़ा सा पीछे ना हुआ होता तो ये बड़ा सा पत्थर उन 3 लोगों पर ही आकर गिरता, उनमें से किसी के सर पर क्रमशः। क्या दैत्यराज को जिंदगी का सबक मिल चुका है और वो दोबारा से वापस नहीं आएगा विक्रांत के रास्ते में? और समर को लेकर वहां से बाहर निकाल पाएंगे वीरेश? और कैसी जा रही है अब तक की स्टोरी? आज स्टोरी में क्या पसंद आ रहा है आप लोगों को, बताइए कमेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 78। ये क्या हो रहा है? हम दोनों यहाँ पर कैसे फंस गए और अब यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? चंद्रिका फिर से इस तरह चिल्लाते हुए बोली तो उसकी इस बात पर भी रश्मि गुस्से से घर कर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ये सब। मैं तुमसे कहा था कि धीरे बोलो, चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो, लेकिन तुम नहीं मान रही हो। तुम फिर से तेज आवाज में चिल्लाओगी तो ये ऐसी जगह है जहां पर आवाज का असर बहुत ही अलग होता है। तुम जितनी तेज से चिल्लाओगी ये आवाज इन पत्थरों से लड़कर वापस आएगी और फिर इसकी वजह से ये चैट आने डायरेक्ट दी जाएगी, क्योंकि ये इसी तरह से बना होता है जिससे कि कोई भी यहां से बाहर ना निकल पाए। तुम भूल रही हो हम दूसरे की जगह पर हैं, खासकर शैतानी शक्तियों को सिद्ध करने की जगह पर। चंद्रिका को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो एकदम हैरानी से अपना मुंह खोलकर और आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखते हुए उसकी ये बातें सुन रही है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना है। इसलिए डर की वजह से ही वो चिल्ला रही थी और ना चाहते हुए भी घबराहट में तेज आवाज उसके मुंह से निकल रही है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी हो गई है। वहीं वीरेश उसे अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की और वो काफी धीमी आवाज में ये बात लगभग फुसफुसाते हुए बोल रहा है, जिससे कि तेज चलने का असर उन रखती हुई चट्टानों पर ना पड़े और जैसे कि अभी अभी एक पत्थर से वो तीनों बचे, उसे तरह का कोई और पत्थर उनके सामने या उनके ऊपर आकर ना गिरे। माफ करना, मुझे इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है और डर और घबराहट की वजह से ही मैंने तेज आवाज में चिल्लाया, लेकिन आप मैं बिल्कुल भी तेज आवाज में नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन तुम कुछ करो, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए ना। चंद्रिका ने अपनी आवाज वो जितनी धीमी रख सकती थी उतनी धीमी आवाज में वीरेश से कहा तो उसे इस तरह से इधर उधर डरा हुआ देखकर धीमी आवाज में बात करते देख उसके चेहरे पर वीरेश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर अपना चेहरा उसने एकदम गंभीर कर लिया और बोला, हाँ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तो चट्टानों की वजह से बंद हो गया है और राजकुमार को इस तरह गोद में उठाए हुए मैं उसे हटा भी नहीं सकता, तो क्या करूं? वीरेश ने अपनी तरफ से बेबसी जाहिर करते हुए कहा तो चंद्रिका ने थोड़ा सा सोचा और फिर बोली, तो क्या तुम्हें लगता है इस तरह की किसी राक्षसी शक्तियों ने ही राजकुमार को बेहोश किया है? आखिर वो क्या करना चाहती थी राजकुमार के साथ? चंद्रिका ने जब से राजकुमार समर को यहाँ जमीन पर ऐसे बेहोश पड़े देखा तब से ही उसके दिमाग में ये सवाल था, तो आखिर उसने भी वीरेश से इस बारे में पूछ लिया, क्योंकि राजकुमार के सर से खून भी निकल रहा है जो कि नीचे जमीन पर पड़े पत्थरों से टकराने की वजह से है, लेकिन एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ ये उनमें से किसी को भी नहीं पता। तो वीरेश ने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त यहाँ पर कोई भी शैतानी शक्ति है, क्योंकि अगर वो होती तो हमें यहाँ पर कभी भी आने नहीं देती और हम इस तरह आसानी से दोबारा यहाँ इस गुफा के अंदर नहीं आ पाए। वीरेश ने अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हुए ये बात बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर चंद्रिका ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली और फिर थोड़ा सा सोचते हुए उसने इधर उधर देखा और एक किनारे पर थोड़े से ऊंचे बने पत्थर की तरह इशारा किया, तुम राजकुमार समर को यहाँ पर लिटा दो पहले और उन्हें होश में लाने की कोशिश करो। अगर उन्हें होश आ गया तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी और रास्ता मिलते ही हम तीनों यहाँ से निकल पाएंगे। चंद्रिका की बात सुनकर वीरेश ने उसे तरफ देखा और फिर उसे पत्थर की तरफ ही बात उसे भी चंद्रिका का ये सुझाव ठीक लगा, तो उसने पत्थर पर राजकुमार समर को लेट दिया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसके माथे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में अपने ही मंत्र पढ़ने लगा, जिससे कि धीरे धीरे करके राजकुमार के घाव भरने लगे। और चंद्रिका को अब तक इन चीजों को देखने की आदत हो चुकी है, इसलिए अब उसे इतनी ज्यादा हैरानी नहीं हुई। राजकुमार के घाव कुछ ही देर में पूरी तरह से भर गए और इससे भी वीरेश ये बात कंफर्म हो गई कि किसी भी काली शक्ति की वजह से नहीं बल्कि राजकुमार को इस तरह से चोट लगा कोई हादसा ही होगा, क्योंकि काली शक्तियों के दिए घाव इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं भरते।
समर के घाव तो भर गए, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आया। तो वीरेश वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, और जहां से वो लोग बाहर आए थे वो दो उसे तरफ ही बढ़ा। चंद्रिका को उसने वहां पर समर के पास ही रुकने के लिए बोला, और चंद्रिका भी वहां पर ही रुक गई। वो जगह वहां से थोड़ी ही दूर थी, बाहर निकलने वाला रास्ता भी वहां से नजर आ रहा था, और वीरेश भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कि वो दोनों ठीक हैं या फिर नहीं। वीरेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो पूरी जगह इस तरह से हिलने लगी जैसे कि थोड़ी देर पहले तेज चलने की वजह से वहां पर हुआ था, और वो आसपास की चट्टानें इसी तरह से धड़कने लगी। और उसके आवाज सुनते ही समर के पास खड़ी हुई चंद्रिका घबरा गई, क्योंकि ऊपर से चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। वो एकदम महीन रेत की तरह से गिर रही थी, लेकिन फिर भी चंद्रिका को डर लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कब कितनी बड़ी चट्टान उसके ऊपर गिर जाए, और अगर वो या समर में से कोई भी वहां पर दब गया तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए उसने तेज आवाज में चिल्लाया, वीरेश, हमारी मदद करो। इसी बीच वीरेश उसे चट्टान को हटाने ही वाला था, और उसने अपनी पूरी जान लगाकर एकदम ही वो पत्थर हटाया। लेकिन जब तक उसने पीछे मुड़कर देखा तो चंद्रिका की पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर आकर लगा, क्योंकि उसने वो पत्थर गिरते हुए देखा था, और वो बेहोश समर के ऊपर गिरने वाला था। इसलिए चंद्रिका उसके ऊपर ही आ गई थी उसे बचाने के लिए। और वीरेश ने जैसे ही उधर देखा वो जल्दी से उसे तरफ आया। उसने एक रक्षा कवच जल्दी से उन दोनों के ऊपर बना दिया, जिससे कि उसे पत्थर के बाद से और कोई भी पत्थर उन दोनों को ना लग पाए। लेकिन वसुंधरा की पीठ पर अब तक वो पत्थर लग चुका था, जिससे कि उसे थोड़ी चोट भी आई थी। वहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाने के बाद वीरेश भागता हुआ उन दोनों की तरफ आया, और उसने सबसे चंद्रिका से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? और इस वक्त वहां पत्थर पर बेहोश लेटे हुए सामान ने भी अपनी आंखें खोल दी और अपने आसपास देखा और बोल, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? हम सब कहाँ पर फंसे हैं? इन सब बातों और सवाल जवाब का वक्त नहीं है, चलो यहाँ से बाहर निकालो। और चंद्रिका, तुम चलोगे या फिर नहीं? ये बात भी देश ने उसकी तरफ देखते हुए कही, क्योंकि चंद्रिका अपनी चोट वाली जगह पीठ पर हाथ रखकर खड़ी थी, और उसने एक दर्द भरी आंख भरी, क्योंकि उसकी पीठ में उसे काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने जल्दी जल्दी मैं अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आगे का कुछ सोचेंगे। चंद्रिका ने जैसे ही इतना कहा, वीरेश इस तरह के सुरक्षा घेरे में उन दोनों को लेकर वहां से आगे बढ़ा, और कुछ ही देर में वो तीनों एक साथ ही उसे गुफा के बाहर निकल गए, और उनके पीछे वो गुफा और उसके पत्थर एकदम ही ढहते जा रहे हैं। क्योंकि वो दोनों वीरेश की शक्तियों से बनाए गए उस रक्षा कवच के अंदर थे, तो उन लोगों को इतना पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो तीनों वहां से बाहर निकले, पत्थरों के बीच बनी वो पूरी गुफा एकदम से ही भर भरा कर इस तरह से बैठ गई जैसे कि रेत का कोई मकान ढह जाता है। अपने सामने वो उसे गुफा को पूरा टूट कर बिखरता हुआ देखकर वो तीनों ही एकदम हैरान रह गए, और वहां से थोड़ी दूर पर जाकर उन तीनों ने एक साथ उसी तरफ ही देखा और मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया। समर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और तभी उसने हम दोनों से इस बारे में पूछा, तो भीदेश ने कहा कि वो दोनों उसे ही ढूंढने आए थे, और तब जाकर समर को कुछ याद आया। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच बना आश्रम। गुरुजी अपनी शक्तियों से वीरेश के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां आश्रम में अभी तक किसी ने भी उन्हें सच नहीं बताया है, और उन्हें यह भी नहीं पता कि वीरेश आखिर इस तरह उन्हें बिना बताए वहां से कहां चला गया। किसी अनहोनी के डर से गुरुजी थोड़े से परेशान हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका कोई शिष्य ऐसा कर दे जिसकी वजह से राजमहल, राजकुमारी या उनके आश्रम पर कोई बड़ा संकट आ जाए, क्योंकि वो सब ही महात्मा गुरुजी की जिम्मेदारी है। इन सब के बीच शिवानी बहुत ही परेशान थी। वहां पर गुरुजी के सामने भी नहीं जा रही और उनसे छिपती हुई फिर रही है, क्योंकि उसे पता कर वो गुरुजी के सामने गई तो गुरुजी उसका चेहरा देखकर ही उसके मन का हाल पढ़ लेंगे कि उसने उनसे झूठ बोला है और कोई बात तो छुपे हैं, और वही असल में जानती है कि वीरेश चंद्रिका और समर के साथ वसुंधरा को ढूंढने के लिए गया है। लेकिन उसे नहीं पता कि ये बात वो किस बताए और किससे नहीं। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के नाखून कुतरते हुए शिवानी वहां पर इधर से उधर टहल रही है, और वो बहुत ही जल्दी जल्दी यहां से वहां चल रही है। तो उसे इस तरह बेचैनी से टहलते हुए देखा सक्षम उसके पास आया और पीछे से उसके कंधे पर एकदम से हाथ रखता हुआ बोल, क्या हुआ है तुम्हें?
सक्षम के इस तरह अचानक से वहां पर आकर ये बात पूछने की वजह से शिवानी एकदम ही चौंक गई और थोड़ा सा घबरा कर उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। कुछ तो हुआ है, देखो, मुझे तो झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना, मुझे भी पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इसलिए बताओ, क्या सोच रही थी जो इतना घबरा गई मेरे यहां पर आने से? सक्षम ने के बाद एकदम कई सवाल गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछे और शिवानी को भी शायद लगा कर अब उसी के बाद अपने तक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वीरेश को वहां से गए हुए 2 दिन हो चुके हैं और अब तक किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिल पाई है। तो इसलिए उसे वीरेश की थोड़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो सब बचपन के दोस्त हैं और काफी सालों से एक दूसरे के साथ हैं। साथ ही गुरुजी से ये बात छुपाकर उसे बहुत ही बुरा भी लग रहा है। इसलिए सक्षम का हाथ पकड़ते हुए शिवानी ने अपने चारों तरफ देखा और सक्षम के आगे पीछे भी। वहां से थोड़ी ही दूर पर कुछ और शिष्य थे, तो शिवानी सक्षम को खींचकर वहां से अपने साथ थोड़ी दूर ले गई और फिर वो दोनों आश्रम से बाहर थोड़ा जंगल की तरफ आ गए। सक्षम थोड़ा सा उलझन में है, उसे समझ नहीं आ रहा शिवानी उसे कहाँ लेकर जा रही है। तो उसने पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं हम जंगल में? लेकिन गुरुजी ने किसी को भी बाहर जाने से मना किया है जब तक वीरेश वापस नहीं आ जाता। नहीं, हम जंगल में नहीं जा रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ बताना है, कुछ बहुत जरूरी जो कि वीरेश से ही जुड़ा हुआ है। एक जगह पर रखकर सक्षम की बात का जवाब देते हुए शिवानी बोली, तो उसकी बात का मतलब समझते हुए सक्षम ने थोड़ा अपनी आंखों को सिकोड़कर और भौहों को उठाते हुए उसकी तरफ देखा। कहानी जारी रहेगी।